अब ये तो एक कीड़ा होता है कि जो हर आदमी के अंदर होता है, लोग करना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर आप सबके साथ आगाज एक नई सोच के तीसरे एपिसोड में रेड हॉट मीडिया के इस बैनर पर आपको हम मिलवाते हैं हमेशा कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज से, कुछ इंस्पायरिंग इंडियंस के साथ जिन्होंने अपने आप को विषम परिस्थितियों में भी काम करने लायक बनाया और देश और समाज के लिए कुछ बहुत बेहतरीन किया। आज इस स्टोरी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वाराणसी से अनमोल सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद चक्रवाल जी से। अरविंद जी बहुत ही साधारण से एक इंसान है, लेकिन इनके काम बहुत असाधारण है और इन्होंने हमेशा कोशिश की कि ये अपनी संस्था के जरिए जो भी करे उससे देश और समाज के लिए कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करे। अरविंद जी, स्टूडियो में स्वागत है आपका। धन्यवाद। और अनमोल सेवा समिति के जरिए जी, जो आपकी संस्था है, कैसे आप काम करते हैं, किस तरीके से आज वाराणसी में अनमोल सेवा समिति को लोग जानते हैं, उनके कार्यों को जानते हैं, तो किस तरीके से आप अनमोल सेवा समिति बनाने का जो विचार आपके पास आया वो कैसे आया? जी, मैं सन 2017 में हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ अनमोल सेवा समिति का। उससे पहले मैं 2 साल इंडिविजुअल काम किया। बीएचयू के कुछ टीमें थीं, उनके साथ हमने काम किया और काम करने का अनुभव उनके साथ बहुत अच्छा रहा। हालांकि वो लोग प्रोफेसर वगैरह थे तो निकल गए, फिर हमारे अंदर वो काम करने का मन करता था, तो फिर मैंने एक रजिस्ट्रेशन करवाया अनमोल सेवा समिति का सन 2017 में। हमारी संस्था को 5 साल पूरे हो गए अक्टूबर में। फिर हमने रिन्यूअल भी कराया और हमारी संस्था में 209 बच्चे हैं जो गरीब हैं, उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। 4 से 5 टीचर हमारे पास हैं और 2 से 3 घंटा मैं उनको फ्री में एजुकेशन देता हूँ। साथ में हम प्लांटेशन पे भी काम करते हैं। अरविंद जी, कैसे अनमोल सेवा समिति काम करती है और जो आपने बताया कि संस्था में आपके 250 बच्चे हैं जो कि आपसे शिक्षा जिनको आप दे रहे हैं, तो वो कहाँ से, कैसी पृष्ठभूमि से वो बच्चे हैं, जरा बताइए। वो सब बच्चे गरीब हैं और रिक्शा चालक के बच्चे हैं या उनकी माताएं घरों में बर्तन झाड़ू का काम करती हैं, उनके बच्चे हैं। जो बच्चे जो है कि स्कूल नहीं जा पाते हैं जी। और उनकी इतनी हैसियत या इतनी काबिलियत नहीं रहती वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। तो मैं उन बच्चों को जो है उनके अंदर जो भी टैलेंट होता है, हमारे यहाँ सिंगिंग डांसिंग का भी अगर बच्चों में हुनर है तो हम उसको भी प्रमोट करते हैं, वो भी सिखाते हैं बच्चों को। अरविंद जी, आप अपनी संस्था के जरिए आर्ट पर भी काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो किस तरीके से आप आर्ट को बाहर लाकर सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाते हैं? हाँ जी, अभी हम लोगों ने पिछले साल जो अब तो 3rd स्टेज है कोरोना का, 2nd स्टेज में हम लोगों ने DLW में बहुत बेहतर तरीके से अवेयरनेस का कार्यक्रम किया था जी। जिसमें हमारे पेंटर कारीगर जो पेंटर हैं हमारे संस्था के, वो फ्री में मतलब बहुत अच्छा आर्ट करता है, बनाता है। बस वो हमसे केवल पेंटिंग का पैसा लेता है क्योंकि वो पेंटिंग से ही कम से कम वो उसका रोजी रोटी चलता है और वो बहुत बेहतरीन कलाकार है और बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है। DLW में आप अगर देखना चाहें तो DLW में आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन कलाकारी करता है वो। तो आपने उसकी पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया जी। और संस्था के और बच्चों को भी आप? जी जी बिल्कुल जी। तो अरविंद जी, ये सोच कैसे आई आपको कि आपने एजुकेशन पर काम करना है और आपने इस तरीके से वाराणसी में जो एक अपनी पहचान बनाई है, किस तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ें थी? क्या समाज सेवा को लेकर कैसे आपका? अब समाज सेवा, अब ये तो एक कीड़ा होता है कि जो हर आदमी के अंदर होता है, लोग करना नहीं चाहते हैं और समाज में तो हर व्यक्ति को आगे आके इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, करना चाहिए। तो अनमोल सेवा समिति के जरिए आपने बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया। सनातन पे भी मैंने देखा है आपने उनको शिक्षा दी है। आपके संस्था के बहुत से बच्चे मंत्र उच्चारण के जरिए भी अपने कार्यक्रमों में ओपनिंग करते हैं। कई मंचों पर मैंने देखा। तो आप अभी सनातन पर क्या, किस तरीके से उन बच्चों को आप प्रिपरेशन, क्योंकि आप वाराणसी से हैं, काशी सनातन धर्म की सबसे पुरानी एक नगरी है, तो किस तरीके से आप अपने सनातन के लिए काम करते हैं उन बच्चों को? हम बच्चों को हफ्ते में 1 से 2 दिन, हम बच्चों को 1 से 2 दिन
अपनी सनातन के बारे में उनको बताते हैं कि हमारे बनारस में, हमारी वाराणसी में जो भी हमारी महान विभूतियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम उनको बताते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन में अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो बस केवल सिलेबस टू सिलेबस उन्हें बताई जाती है, उन्हें धार्मिक सामाजिक बातों को नहीं बताया जाता है। और हम 1 से 2 दिन बच्चों को सनातन पे बताते मतलब हैं। आप उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम जी। करते हैं। अरविंद जी, सबसे बड़ी चीज, आजकल संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सी संस्थाओं पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जी बिल्कुल। और आपके भी आसपास आपने ऐसा देखा है कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि लोग एनजीओ बनाते हैं तो संस्थाओं के जरिए कुछ अपना फायदा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसी कुछ समस्याएं आपके सामने भी संस्था के दौरान आई? जी जी बिल्कुल, ऐसी समस्याएं तो हफ्ते महीनों में हमेशा किसी न किसी के साथ फेस करना पड़ता है, बट मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता हूँ। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ काम। जी, अभी जैसे कि सरकार ने भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स में एनरोल किया है, जी। तो आप किस विषय पर वो है जिनकी इनरोलमेंट आपके साथ हुई है, और किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार की और इन चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करेंगे? अभी तो देखिए, हमने उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना सायगंज में हमारा एक सेंटर मिला हुआ है। जी। जो हमारा पहला बैच कंप्लीट हो गया है, दूसरा बैच चल रहा है इस समय, कंप्यूटर और सिलाई का। जी। तो वहाँ आप मैंने सुना आप लड़कियों को? जी, लड़कियों को और बॉयज भी, हॉस्टल टोटल भी सरकार की हेल्पिंग के द्वारा वहाँ पे काम चल रहा है। और कम से कम वहाँ 12 से 15 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, क्योंकि कोई मैनेजर, कोई टीचर है, कोई खाना बनाने वाला है। और नेक्स्ट और अगला हो सकता है रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट है, जो शायद हो सकता है इस महीने में गवर्नमेंट स्टार्टअप करे, या लेकिन अब धारा 144 चुनाव होने वाले हैं तो हो सकता है पोस्टपोन्ड हो जाए। जी। तो अनमोल सेवा समिति कुछ पपेट आर्ट पर भी काम कर रही थी। जी। मैं जब आप लोगों से मिली थी तो वो क्या था, उसमें आपने क्या काम किया और कैसे किया? जी, वो कठपुतली का भी शो था। हम लोग कठपुतली पे भी काम किए। हमारी प्राचीन पद्धति रही। जी, प्राचीन पद्धति रही, बट लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आई, उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से अभी भी हमारे वो कलाकार हैं, वो काम करते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ डिमांड होती है जाते हैं, काम करते हैं, बट उस हिसाब से वो फ्लो नहीं है जो होना चाहिए। समाज के लिए एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट होने के तौर पर सोसाइटी में किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, आप एक मैसेज देना चाहेंगे? हम तो कुछ खास नहीं, बस ऐसे कहेंगे कि लोग जो है बाहर निकल के समाज के लिए कुछ न कुछ थोड़ा सा ही, तो अपनी इनकम का 1% ही समाज के लिए कुछ बेहतर काम करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें। आपका एक कार्यक्रम जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, इंडियन रियल हीरोज अवार्ड, आप वाराणसी में करवाते हैं। उस कार्यक्रम के जरिए क्या आपका उद्देश्य रहता है लोगों को? हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो रियल में काम कर रहे हों, ऑल ओवर इंडिया में जो भी हर एक सेक्टर में जो भी रियल में काम कर रहे हों, उनको एक मंच दिया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं और उस सम्मान के पात्र हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो अरविंद जी, आप एक समाज सेवी हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपने इतनी सारी अच्छी संस्था को लेकर आप पहल कर रहे हैं जिसमें बहुत से बच्चों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो हमारे यूथ के लिए, आपके साथ बहुत सारा BHU का यूथ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियर हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे आपकी संस्था में भी योगदान देते हैं। तो उन सब आज के युवा भारत के लिए एक संदेश इस मंच से आप क्या देंगे? यही देंगे, जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी मित्रगण हैं, मैं चाहता हूं कि अनमोल सेवा समिति ही नहीं, जो भी जहां भी संगठन हो या ना भी हो, इंडिविजुअल कुछ न कुछ देश के लिए काम करें। और जैसे कि आगाज के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज को, और अगर आपके आसपास है कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसने देश और समाज के लिए कुछ किया है, जो अपने कार्यों से एक राष्ट्र प्रेम को आपके सामने जिन्होंने रखा है, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस देश का नागरिक जिम्मेदार होता है वो देश ऑलरेडी खुद तरक्की करता है, क्योंकि सरकारें सारे काम स्वयं नहीं कर सकती। नागरिक को एक जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच।